हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे वर्ल्ड माला से और एक नए तरीके से यहाँ वर्ल्ड माला को समझेंगे। अभी तक आपने बहुत सारी वर्ल्ड माला देखी होंगी, हिंदी में पढ़ी होंगी, पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक नए तरह से पढ़ने वाले। तो यहाँ पर आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। देखिए, हिंदी वर्ल्ड माला की बात कर ले तो या वर्ल्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ल्ड माला कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी के वर्ल्डों के जो समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड माला कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्ल्ड माला में वर्ल्ड कितने होते? तो 52 होते। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्ल्ड कितने होते हैं तो आप 52 मारेंगे। अगर वहीं भेद पूछा जाए तो 2 होते, स्वर और व्यंजन। 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं स्वर क्या होते हैं। देखिए, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे कहते हैं स्वर। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती उन्हें स्वर कहा जाता है। समझ लीजिए कि स्वर क्या होते हैं? जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। ये कौन कौन से? आ, बड़ा, ई उ ऊ, ऋषि, ए ओ औ। ये हमारे क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और आपके अंग और आहा, ये 2 आपके यहाँ पर स्वर नहीं होते, इसलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। 11 में ही आप टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं कि स्वर जो हैं वो प्रकार इनके कितने होते हैं। देखिए, स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो अब इन प्रकार के स्वरों को भी जान लेते हैं कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर है क्या आखिर में। देखिए, अगर हम हर्ष स्वर की बात कर लें तो इन्हें एकमात्रिक मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक, अगर आपको मिल जाए एकमात्रिक मूल स्वर तो इन्हें यह भी कहा जाता है। किसको? हर्ष स्वर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब इसकी बात कर लें कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है, समय बहुत कम लगता है, उन्हें कहते हैं हर्ष स्वर कहते हैं। कैसे? हिंदी में हर्ष स्वर 4 होते। याद रखिएगा, हिंदी में कितने होते हैं? तो 4 होते। कौन कौन से? देखिए, आ, ई, उ और यहाँ पर ऋषि। देखिए, आपके इनको बोलने में कितना थोड़ा समय लगा ना, आ, ई, उ, इस तरीके से बोला, कम समय लग रहा है तो कौन से स्वर आ गए? हर्ष स्वर के अंतर्गत आ गए और इनकी संख्या 4 होती है। वही बात कर लें अब हम दो मात्रिक दीर्घ स्वर, लघु स्वर की बात कर लें। ठीक है, तो ये स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। समय जो है वो अधिक लगेगा। इनकी संख्या की बात कर ले तो कितनी होती? 7 होती। इनकी संख्या कितनी होती? तो 7 होती है हिंदी में। अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, आ, ई, उ, ए ओ और क्या हो गया? औ हो गया हमारा। देखिए, हमने जब इनको बोला तो आपको इनको बोलने में समय लगा, तो ये द्विमात्रिक और लघु स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं विलुप्त स्वर क्या होते हैं। त्रिमात्रिक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिमात्रिक भी इनको कहा जाता है और इनको विलुप्त स्वर भी कहा जाता है। देखिए, विलुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में मूल स्वरों की से तिगुना समय लगता है उसे विलुप्त स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में तिगुना समय लगे उनको विलुप्त स्वर कहते हैं। विलुप्त स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या रोने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, विलुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं विलुप्त स्वर कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं व्यंजन। देखिए, व्यंजन को वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि इनके 52 वर्ड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। किनकी सहायता से? यहाँ पर स्वर के मेल से किया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से बोला जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में मैंने भी बताया कि 11 होते। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती तो 33 होती। और अगर आपसे पूछा जाए कि
टोटल वर्णमाला में कितनी होती है, तो आप लगाएंगे 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए तो आप 33 मारेंगे, अगर टोटल पूछी जाए तो आप 52 पे टिक लगाएंगे। अब बात कर लेते स्पर्शी व्यंजन। देखिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, स्पर्शी व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहते हैं। देखिए उदित व्यंजन, और इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। याद रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन, उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, इनकी जो संख्या होती है ये कितनी होती है, तो 25 संख्या आपकी यहाँ पर होती है। अब बात कर लेते हैं कि 25 जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। उच्चारण के स्थान पर व्यंजन, देखिए यहाँ पर आपके होते हैं कंठ व्यंजन, जैसे का, ख, ग, घ। तालब व्यंजन तालब से बोले जाते, चा, छा, जा, झा। मूर्धन्य व्यंजन टा, ठा, डा, ढा। दंत व्यंजन हो गए ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ व्यंजन हो गए पा, फा, फा, जिनको हम ओष्ठ से बोलते, पापा, फाफा, बाबा, ये सब ओष्ठ व्यंजन हो गए। तो इनकी जो 5 संख्याएं होती हैं, 5 इसमें हो गई, 5 यहाँ पर आपकी हो गई, ये 5 हो गई, उसके बाद 5 इसमें हो गया, 5 इसमें, तो टोटल मिला के जो आपकी संख्या है वो 25 हो जाती। किसकी, स्पर्शी व्यंजन की। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, एक बात और याद रखिएगा कि सा, ठीक है, आपसे ये वाली सा पूछी जाए तो इसका तालव्य व्यंजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए या, तो इसका भी आपका उच्चारण तालव्य होता है। अगर वही पूछा जाए आपसे ये वाली सा, तो इसका व्यंजन आपका मूर्धन्य व्यंजन होता है और टा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, दंत अगर पूछा जाए तो जिसमें ता, था, दा, धा ना आए तो ये सब दंत में आ जाएंगे। ओष्ठ में तो आपको पा, फा, बा, भा, मा आ गए। ठीक है, और वहीं अगर कंठ पूछा जाए तो क, ख, ग, घ, ये सारे कंठ वर्ण में आते। तो आप इनका जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय जब आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि कंठ, तालव, मूर्ध, दंत से ही ये बोले जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। देखिए अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। देखिए सबकी जो संख्या ये 4 ही होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन होते कौन से, उसमें व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, ये कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी बताई मैंने अभी, 4 होते हैं। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा, शा, हा, इनकी संख्या कितनी बताई मैंने, 4 बताई। तो ये कौन क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते, जो 2 अक्षर से मिलकर बनते हैं। इनमें 2 अक्षर मिलेगा। देखिए एक का में आपको हलंत मिलेगा, का प्लस सा, छा आपका यहाँ पर बन जाएगा, और आपको एक में हलंत मिलेगा जरूर। देखिए ता प्लस रा मिलाएगा तो त्रा बन गया, जा प्लस या मिल गया तो ज्ञा मिल गया, सा प्लस रा मिल गया तो आपको यहाँ पर शा मिल गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन से व्यंजन हैं जो आपके होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है एग्जाम में, इतना सिर्फ दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इनसे क्या बनता है, तो छा बनता है। देखिए हलंत आपको जरूर देखना, अगर हलंत होगा तो वही आपका सही होगा। देखिए आगत व्यंजन क्या होते हैं, जा और फा, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, डा और ढा। तो ये भी याद रखिएगा कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, डा, ढा होते हैं, के अंतर्गत आते। और वहीं आप याद रखेंगे कि रा जो होता है ये कौन सा होता है, तो ये इसको भी याद रखेंगे कि रा जो होता है इसको कहते हैं लुंठित और प्रकंपित कहते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे ला की बात करें तो इसको क्या कहते हैं। देखिए ला की बात करें तो ला को बोला जाता है पार्श्विक। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, इसको पार्श्विक बोला जाता है, इसको लुंठित और प्रकंपित बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए कुल व्यंजन आपके 41 हैं और मूल व्यंजन आपके हैं 33। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कुछ। देखिए हिंदी स्वरों के उच्चारण या आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया। कौन कौन से, एक तो समृद्ध हो गए आपके। देखिए समृद्ध क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता हो उन्हें कहते हैं समृद्ध, जैसे आ, ई, उ। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, समृद्ध के अंतर्गत आएंगे। अब वही जान लेते हैं कि अर्ध समृद्ध क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य
स्वरों की तुलना में थोड़ा अधिक खुल जाता हो, जैसे ए और अ हो गए। अब इसमें क्या है कि थोड़ा मुंह खुलता, उसमें क्या होता था कि मुंह नहीं खुलता था, तो ये अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, आ, ए और वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अगला देख लेते हैं विव्रत क्या होते हैं। देखिए विव्रत क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है। आ, जब हम आ बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मुख है वो ज्यादा खुलता है, तो किस में आ जाएंगे, आपके ये विव्रत में आ जाएंगे। ये किसके अंदर आ जाएंगे, विव्रत स्वर के अंतर्गत। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि अनुस्वर क्या होते हैं। देखिए अनुस्वर एक नाक से निकलने वाली ध्वनि होती, उच्चारण करते हैं तो ये इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, हमारे नाक से निकलती है। यह किसी स्वर के बाद आता है और व्यंजन की तरह कार्य करता है। जैसे मैंने बोला गंगा, ठीक है, गंगा बोला, चंचल बोला, कंस, तो इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या लगा है कि अनुस्वर लगा है, तो इसकी जो ध्वनि निकलेगी तो नाक से निकलती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनुस्वर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि विसर्ग क्या होते हैं। देखिए विसर्ग एक ध्वनि है जो हा की तरह उच्चारित होती, किसके तरीके से, हा की तरह उच्चारित होती। यह हमेशा शब्द के अंत में आता है और संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किस में होता है, तो विसर्ग का संस्कृत में अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे दुख, ठीक है, ये जो आपके बिंदु दिख रहा है ये क्या है, विसर्ग है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, एक बिंदु दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है विसर्ग है या अनुस्वर क्या है, तो आपको मारना है कि ये विसर्ग है। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी दे दिया जाता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कॉमेंट करके। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।